नमस्ते। कभी सोचा है कि एशिया का वाटर टावर किसे कहते हैं? वो है हिमालय। और यहीं से निकलती हैं वो 3 विशाल नदियां जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप को जिंदगी दी है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर इन नदियों के शानदार सफर पर निकलते हैं। तो इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हम लोग सफर शुरू करेंगे पश्चिम से और फिर चलेंगे पूरब की तरफ और देखेंगे कि कैसे ये नदियां पहाड़ों से निकलकर मैदानों को सींचती हैं, जिंदा रखती हैं। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं सिंधु से। ये इन तीनों में सबसे पुरानी है और इसकी कहानी किसी रोमांचक एडवेंचर से कम नहीं है। यही वो नदी है जिसके किनारों पर एक पूरी की पूरी सभ्यता बस गई थी। अच्छा, जरा इन फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। इसका जन्म होता है तिब्बत के बहुत ऊंचे बोखरचू ग्लेशियर से। और हाँ, यही ग्लेशियर हैं जो इसे साल भर पानी से भरा रखते हैं। पता है, वहां इसे सिंगी खंबान भी कहते हैं, मतलब शेर का मुंह। कितना जबरदस्त नाम है ना? और फिर ये दमचौक से हमारे देश भारत में एंट्री लेती है। लेकिन सिंधु की असली ताकत वो अकेली नहीं है। उसकी असली पावर आती है उसकी 5 हेल्पर नदियों से, जिन्हें हम सब पंचनद के नाम से जानते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे 5 उंगलियां मिलकर एक मजबूत मुट्ठी बनाती हैं, ठीक वैसे ही ये नदियां मिलकर सिंधु को एक विशाल नदी बनाती हैं। चलिए, अब इन 5 को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहली है झेलम, जो खूबसूरत श्रीनगर से होकर गुजरती है। फिर आती है चिनाब। याद रखिए, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद है रावी और ब्यास, जिन पर बहुत जरूरी डैम्स बने हैं। और आखिर में सतलुज, जो तिब्बत से आती है और मशहूर भाखड़ा नांगल डैम को पानी देती है। ये पूरा इलाका सच पूछिए तो एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस है। चिनाब पर दुल्हस्ती और बगलिहार देख लीजिए, या सतलुज पर भाखड़ा नांगल। ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इन नदियों की ताकत का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे इलाके को रोशन करते हैं। अच्छा, अब सिंधु से आगे बढ़कर चलते हैं भारत के दिल की धड़कन गंगा की तरफ। देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था, कल्चर और जिंदगी का सिंबल है। इन्हीं मैदानों में तो कितने ही बड़े बड़े साम्राज्य बने हैं। पूरे 2525 किलोमीटर। सोचिए, ये इतनी लंबी है कि इसका लगभग पूरा रास्ता भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही है। और यही वजह है कि ये भारत की सबसे जरूरी और सबसे पूजनीय नदी बन जाती है। तो सवाल ये है कि गंगा बनती कैसे है? असल में ये 2 ताकतवर धाराओं का एक, आप कह सकते हैं, दिव्य मिलन है। एक तरफ से आती है अलकनंदा, जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। दूसरी तरफ से आती है भागीरथी, गंगोत्री ग्लेशियर से। और फिर देवप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है और यहीं से इस महान नदी को नाम मिलता है गंगा। और जानते हैं, ठीक इसी संगम की कहानी के बीच हमें मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कमाल भी देखने को मिलता है, और वो है टिहरी डैम। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो भागीरथी और भिलंगना नदियों की जबरदस्त ताकत को कंट्रोल करता है। गंगा आना एक बहुत बड़े परिवार की तरह है, जिसमें बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। अगर हम दक्षिण से देखें, यानी राइट साइड से, तो यमुना और सोन जैसी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। और उत्तर से, मतलब लेफ्ट साइड से, हिमालय से उतरकर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये सब आकर इसमें मिल जाती हैं। लेकिन इन सभी सहायक नदियों में से एक नदी ऐसी है जिसका नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है। वो है कोसी। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये अपने साथ इतनी ज्यादा मिट्टी और गाद लेकर आती है कि हर साल अपना रास्ता बदल लेती है, और इसी वजह से वहां भयानक बाढ़ आती है। अब एक मजेदार बात, जैसे जैसे गंगा समुद्र के पास पहुंचती है, एक अजीब चीज होती है। वो दूसरी नदियों को अपने में मिलाने के बजाय खुद ही बटने लगती है। इन बटी हुई धाराओं को वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हुगली नदी, जो फरक्का के पास गंगा से अलग हो जाती है और पूरे कोलकाता शहर को जीवन देती है। और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी नदी की, ब्रह्मपुत्र। इसे आप एक घुमंतु कह सकते हैं, या एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो सरहदों को नहीं मानता। ये अपनी जबरदस्त ताकत और अनप्रिडिक्टेबल नेचर के लिए जानी जाती है। इसका जो सफर है ना, वो इसके अलग अलग नामों से ही पता चल जाता है। तिब्बत में जहां ये चेमा युंगजुंग ग्लेशियर से निकलती है, वहां ये शांत यारलुंग त्सांगपो है।
फिर जैसे ही अरुणाचल में पहाड़ों से नीचे उतरती है, ये बन जाती है गुस्सेल दिहांग। असम के मैदानों में पहुंचकर इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में एंट्री करते ही इसका नाम हो जाता है जमुना। पूरे 2900 किलोमीटर, मतलब लंबाई के हिसाब से देखें तो ये तीनों में सबसे लंबी है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, इसकी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत की सीमाओं के बाहर का है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जब कोई नदी इतनी ज्यादा ताकतवर हो, इतना सारा पानी लेकर चलती हो, तो वो जमीन पर कैसा असर डालती होगी? तो इसका जवाब है गुम्फिट चैनल या ब्रेडेड चैनल। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में समझिए कि ब्रह्मपुत्र एक सीधी लाइन में नहीं बहती, ये एक चौड़ी घाटी में पूरी तरह फैल जाती है और कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। और ये धाराएं बीच बीच में बने छोटे छोटे द्वीपों के आसपास से होकर निकलती हैं। और इसी अनोखे बहाव का नतीजा जानते हैं क्या है? एक ऐसी चीज जो हैरान कर देती है, माजुली। ये कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सोचिए, एक पूरा का पूरा द्वीप जिस पर लोग रहते हैं, खेती करते हैं, और ये सब कुछ एक बहती हुई नदी के ठीक बीचों बीच है। कमाल है ना? तो हम लोगों ने तीनों नदियों का सफर पूरा कर लिया। अब ऐसा करते हैं, इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं और इनकी तुलना करते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। ये देखिए, यहाँ एक क्विक रिकैप है। सिंधु, जो अपनी 5 पंचनद नदियों से ताकत लेती है, गंगा, जो भारत के विशाल मैदानों को जिंदगी देती है, और ब्रह्मपुत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। ये स्लाइड कह सकते हैं रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। भले ही ब्रह्मपुत्र लंबाई में सबसे ज्यादा हो, पर जब बात भारत के अंदर के जलग्रहण क्षेत्र की आती है, तो असली विनर तो गंगा है। इसका बेसिन इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि ये देश के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, और यही चीज इसे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट वाटर सिस्टम बनाती है। और आखिर में हम सब के लिए एक सोचने वाली बात, ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये तो जिंदगी है, लाइफलाइन है। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके ग्लेशियर्स, इनके स्रोत पिघल रहे हैं, इन जीवन देने वाली नदियों का और इन पर निर्भर करोड़ों लोगों का भविष्य क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।